अभी तक क्या पढ़ लिया हमने? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी संविधान का भाग 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक, आज क्या करेंगे? भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। किसका संबंध है इससे? नागरिकता का। ठीक है, आज की क्लास में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो शुरू करो पहले। तो नागरिक 5 से 11 समझने से पहले समझो नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हमारा भारत देश यहां रहने वाले लोगों को कैसी नागरिकता दे रहा है? सिंगल। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का अर्जन करता है तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रखेगा। नहीं रखेगा, यानी भारत में नागरिकता कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप। अगर कोई भारतीय नागरिक एक ही समय में भारत का नागरिक भी रहता है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता लेगा तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी भारत में कैसा प्रोविजन है? एक वक्त पर एक नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले रखा है तो वो उस समय किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं लेगा, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर आप एक समय में एक से अधिक नागरिकता ले सकते हैं, जैसे ब्रिटेन। कोई व्यक्ति जो ब्रिटेन का नागरिक है वो उस समय किसी अन्य देश का नागरिक हो सकता है, जैसे कनाडा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे यूएसए। विश्व में ऐसे 4 देश हैं जहां पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आप एक समय में एक देश से अधिक नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन भारत में आप नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ये समझा जाएगा कि भारत की नागरिकता कैसी हो गई? स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 ये बात कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ रहा है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले रहा है तो उसकी भारत की नागरिकता उस दिन से समाप्त मानी जाएगी। ठीक, लेकिन विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। यानी ये एक ही वक्त पर एक देश से अधिक की नागरिकता का ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, ये तो चीख चीख के मना कर रहा है ना कि आपकी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं होगी। चलो यूएसए का कोई व्यक्ति है, मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन इस समय किसकी नागरिक लिए? यूएसए के। अब वो कहे कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, नहीं हो पाएगा। क्यों? आपको यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी तब आप भारत आ सकते हैं। एक वक्त पर दो नागरिकता भारत पर मतलब अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकती है। ये आपस में कुछ भी कर सकते हैं। यही देश है, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, बात करें पूरे विश्व में नागरिकता के कितने प्रकार, ये समझ में आ गया था? भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? एकल नागरिकता। लेकिन विश्व में ऐसे 4 देश है जहां पर एकल नागरिकता नहीं है, बल्कि कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। यानी वो देश किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करें नागरिकता के कितने प्रकार तो पूरे विश्व में बात करें तो नागरिकता के नागरिकता के कितने प्रकार? 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स। पहला है जस सोली।
इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी अनुवाद है नागरिकता का निर्धारण जन्म के स्थान के आधार पर। आपकी नागरिकता क्या है? भारतीय। तुम्हारी होने वाली बीवी की नागरिकता क्या है? बच्चा अगर यूएसए में पैदा होगा तो वो किसके नागरिक होगा? यूएसए का। क्या लिखा है? जन्म स्थान के आधार पर। यानी ये कैसी नागरिकता है? जसोली। आपकी नागरिकता कहीं की भी हो, उस बच्चे का जन्म स्थान जहां भी होगा उसको उस देश की नागरिकता। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? जसोली। इसको मानने वाले फ्रांस और यूएसए। यूएसए मानता है कि वंश के आधार पर नहीं, जिस व्यक्ति का जन्म जहां हुआ है वह व्यक्ति उस देश का नागरिक माना जाएगा। इसको मानने वाले कौन है? फ्रांस। और इसको हमने भी माना। कब तक? 1987 तक हम भी मानते आ रहे थे कि नागरिक कोई भी हो, अगर उसका आधार जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, तो वो नागरिक माना जाएगा। नागरिकता का पहला प्रकार समझ में आया। दूसरा, जस सैंग्विनिस, इसका मतलब है वंश के आधार पर नागरिकता। ए व्यक्ति नागरिक कहाँ का? उसकी वाइफ। बी कहाँ की नागरिक? इनसे होने वाला बच्चा कहाँ का नागरिक? इंडिया का। ये कौन सा आधार है? इसको क्या बोलेंगे? जस सैंग्विनिस। भारत ने 1907। हाँ। हाँ, नागरिकता अगर आपका वंश भारतीय है तो आपका बच्चा क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? जस सैंग्विनिस। 1987 से लेकर आज तक हमारे देश की नागरिकता का आधार कौन? यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर नागरिकता के निर्धारण के दो तरीके हमने यूज किए। पहला, जस सॉली, जिसको कहां तक माना हमने? 1987 तक। और 1987 से लेकर आज तक हम किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं? जस सैंग्विनिस, यानी वंश के आधार पर। आपका जन्म कहीं भी हो, लेकिन आपके माता पिता अगर भारतीय हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? ठीक। इसको मानने वाला जर्मनी। जस सोली को कौन मान रहा है? फ्रांस, यूएसए और इंडिया ने भी माना। कब तक? 1987 तक। जस सैंग्विस वंश के आधार पर नागरिकता का निर्धारण कौन कर रहा है? जर्मनी। 1987 से लेकर आज तक हम किसको फॉलो कर रहे हैं? जन सैंग्विस। बात समझ में आ गई? तो नागरिकता के कितने प्रकार? दो, जस सॉली और जस जस सोलिस का मतलब जन्म के स्थान पर नागरिकता का निर्धारण। जस सैंग्विस का मतलब वंश के आधार पर नागरिकता का निर्धारण। ठीक। तो दे दे नागरिकता तुमको? दे। चलो। अच्छा, नागरिकता का मतलब क्या है? किस देश की नागरिकता से क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम भारत के नागरिक हो, इससे तुम्हें क्या फायदा? क्या जैसे? हाँ, और ऐसे सब समझो। ये क्या है? घर। ये क्या है? घर। और ये क्या है? घर। ये मिस्टर अभिषेक का घर। ये अतुल का घर। और ये मुस्कान का घर। अब इस घर के कौन? तुम क्या हुए? तुम। और ये तुम्हारी पहचान बन रही किस घर से? क्या हमने इस घर में, जो ये घर है अभिषेक का घर है, इसकी सदस्यता अभिषेक की जगह क्या हम अतुल को दे सकते हैं? दे सकते हैं? अतुल के घर की सदस्यता क्या मुस्कान को दे सकते हैं? मुस्कान के घर की सदस्यता का अभिषेक को दे सकते हैं? यानी घर क्या दे रहा है? एक पहचान। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पहचान। क्या दे रहा है? और क्या दे रहा है?
निवास। आपको छत दे रहा है ना, कौन? आपका घर। क्या आप अपने घर से छोड़कर दूसरे घर में घुस घुस सकते हैं? नहीं घुसोगे। तो ये पर्टिकुलर एक पहचान है किसकी? मिस्टर अभिषेक की ये एक पहचान किसकी है? अतुल की ये पहचान किसकी है? मुस्कान की। तो घर ने आपको क्या दिया? निवास। निवास फ्री में करोगे? आपको अपने घर के प्रति क्या दिखानी पड़ेगी? निष्ठा दिखाओगे। आप किसके प्रति लॉयल रहेंगे? इस घर के प्रति। क्या है इस घर के प्रति? अपने घर के प्रति। तो तुमने क्या दिखाई? लॉयल्टा, लॉयल्टी। और ये क्या दे रहा है? यानी दोनों के बीच संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब, और समय समय पर घर के मुखिया द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करोगे कि नहीं करोगे? तुम अपने दादा की बात मानोगे कि इनके दादा की बात मानोगे? अपने दादा की। यानी एक तरह से जो सदस्यता है, सदस्यता को ही हम क्या कह सकते हैं? नागरिकता कह सकते हैं कि नहीं? भारत और अपने लिए बात करो। तुम कहाँ के सदस्य? भारत के। तो भारत तुमको क्या दे रहा है? भारत, भारत के प्रति तुम्हारी क्या है? और भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का आप समय समय पालन करते हैं। तो जब आप ये निष्ठा दिखा रहे हैं, जब ये आप आदेश का पालन कर रहे हैं, तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा? कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस घर के व्यक्ति को, किसको मिलेंगे? अभिषेक को मिलेंगे। क्या ये विशेषाधिकार जो ये घर दे रहा है, किसको? अभिषेक को। क्या वही विशेषाधिकार ये घर अतुल को देगा? देगा? नहीं देगा ना। क्या यही ये घर विशेषाधिकार जो अभिषेक को दे रहा है, क्या यही विशेषाधिकार मुस्कान को मिलेंगे? तो ये क्या दिखा रहा है? पहचान दिखा रहा है ना। जब आपने एक अपने घर के प्रति निष्ठा दिखाई, जब आपने अपने घर के आदेशों का पालन किया, तो उसके उसके बदले उसने क्या दिया आपको? छत दी। और छत के साथ साथ क्या दिए? कुछ विशेषाधिकार ऐसे जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को। यही तो अंतर कर दिया ना। नागरिकता होने का मतलब क्या है? हम जिस विशेषाधिकारों को एक्सेप्ट करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्या पाकिस्तान का व्यक्ति भारत के विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा? क्या यूएसए का आदमी इस भारत के विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा? तो हमने क्या किया? सदस्यता हमने कहाँ की ली? भारत की। तो नागरिकता मिली। जब नागरिकता मिली तो हमें क्या मिले? और समय समय पर हमने भारत के प्रति क्या दिखाई? निष्ठा। और निष्ठा के साथ साथ उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया। तो दोनों के बीच संबंध बना। जब आपने निष्ठा दिखाई और आदेशों का पालन किया, तो भारत ने इस नागरिकता के नाते आपको क्या दिए? कुछ विशेषाधिकार। वो विशेषाधिकार कैसे हैं, क्या क्या हैं, जरा बताओ। कुछ राजनीतिक विशेषाधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे राइट टू वोट। राइट टू वोट किसको प्राप्त है? क्या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आके वोट देगा? कौन दे रहा है? सिर्फ भारतीय नागरिक। फिर चुनाव लड़ने का अधिकार किसको मिल रहा है? किसके नाते? भारतीय नागरिकता के होने के नाते हमें क्या मिला? वोट देने का अधिकार मिला। हमें क्या मिला? चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। और कैसे राजनीतिक अधिकार? मिले? पक्का? क्या हमको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों का लाभ उठाने का अधिकार मिला? किसके नाते? भारतीय नागरिक होने के नाते। इसके अलावा? हाँ बोलो। नहीं उठाएगा। डिस्क्रिमिनेशन के साथ उठाएगा। कुछ कोई ना कोई विभेदीकरण होगा होगा। जैसे अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी योजना को नहीं लागू कर रही है, तो उसके ऊपर दबाव समूह बनाओ लोगे। दबाव कौन डालता है? तो दबाव समूह का सदस्य होने का अधिकार कौन दे रहा है? आप देखते होंगे जो मूवी में हड़ताल कर दी गई, किसने की? मजदूरों ने हड़ताल कर दी। क्यों की? क्योंकि मजदूर, मतलब मिल मालिक मजदूरों के वेतन नहीं बढ़ा रहा था। तो क्या कर दिया? एक दबाव बनाकर दबाव दबाव समूह का निर्माण किया ना। और दबाव समूह बढ़ाकर एक हड़ताल की।
और हड़ताल के तहत फिर वेतन बढ़वा लिया। तो हड़ताल करने का अधिकार किसके पास? मेरी बात समझ रहे हो? ये सब अधिकार किसने दिए? भारत ने दिए। क्यों दिए? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमारे पास कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे कुछ राजनीतिक अधिकार मिले हैं, वैसे ही हमको क्या मिले? कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद, ये सिर्फ किसको प्राप्त है? यानी मूल अधिकारों के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। विदेशियों को कौन से प्राप्त है? बचे वो कौन से? जैसे 14, जैसे 17, जैसे 18, जैसे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 खत्म हो गया और 32। ये किसको प्राप्त है? ये भारत प्लस विदेशियों को, भारतीय प्लस विदेशियों को भी प्राप्त है। यानी ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो अधिकार हैं, ये भारतीय को प्राप्त है। और इसके अलावा लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? ये विशेषाधिकार नहीं है तो क्या है? ये विशेषाधिकार किस किस नाते मिला हमको? भारतीय नागरिक होने के नाते। बात समझ में आई? तो यही है नागरिकता। जब नागरिकता आप किसी देश की लेंगे तो कहीं ना कहीं वह देश आपको कुछ विशेषाधिकार देगा। वह विशेषाधिकार ऐसे होंगे जो अन्यों से आपकी अलग पहचान स्थापित करेंगे। क्या पाकिस्तानी नागरिक को ये अधिकार मिलेंगे? हालांकि शकल से दोनों एक जैसे लगते हैं, चाहे भारतीय हो चाहे पाकिस्तानी हो। तो पहचान का निर्धारण करोगे कैसे? उससे पूछोगे कि कुछ विशेषाधिकार जो हमको मिले हैं क्या आपको मिले? नहीं मिले तो आप समझ जाना कि ये नागरिक भारत का नहीं है। तो नागरिकता क्या दे रही है? आपको पहचान दे रही है। नागरिकता क्या दे रही है? आपकी हैसियत बता रही है। बता रही कि नहीं बता रही है? आपको अपने घर में घुसने की परमिशन दे रही है, यानी अनुमति दे रही है। ये अनुमति यहां देख सकते हो। ये क्या है? अनुच्छेद 19 का आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज डी क्या कह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता किसको? भारतीय नागरिकों को। क्या पाकिस्तान का नागरिक कह सकता है कि हमें घूमने दो? उसको रोक दिया जाएगा। ये विशेषाधिकार नहीं है तो क्या है? समझ में आई बात? अब आ जाए मुद्दे पर। आर्टिकल 5 से 11। अगर कोई पूछे कि नागरिकता की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आर्टिकल 5 में दी गई, हल्की सी। कहाँ पे दी गई है? 5। ठीक है, लेके आते हैं। आर्टिकल 5 कह रहा है, अभी लिख लो फिर समझाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान प्रारंभ की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका अधिवास भारत के राज्य क्षेत्र में हो तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर उसका जन्म भारत नहीं हुआ तो, या उसके माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो और वह कौन?
5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है समझो। प्रत्येक व्यक्ति को, किसको? प्रत्येक व्यक्ति को संविधान प्रारंभ की तारीख, संविधान प्रारंभ की तारीख मतलब, संविधान प्रारंभ की तारीख का मतलब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि यदि उसका अधिवास भारत के राज्य क्षेत्र में हो, तथा पहली शर्त क्या है? उसका अधिवास कहाँ होना चाहिए? भारत के राज्य क्षेत्र में। और उसके अलावा उसका जन्म भारत में हुआ हो, नहीं हुआ तो उसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हो, और वह मतलब वह व्यक्ति जो कम से कम भारत में 5 वर्ष के लिए रह रहा हो। तो क्या आप भारत के नागरिक हैं? आधार कहाँ हुआ? 26 जनवरी 1950 को जन्म कहाँ हुआ तुम्हारा? कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? सोचो। यानी अनुच्छेद 5 किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 5 उन समय लोगों की बात कर रहा है जब जब कब की बात हो रही है? हाँ, ये अनुच्छेद 5 आपकी नागरिकता की बात ही नहीं कर रहा है। और हम कंफ्यूज क्या रहते हैं? हमारा जन्म तो नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पापा का जन्म हुआ है? कितने साल के पापा हैं? 40 साल के। क्या है? क्या वो 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए? तो जब वो पैदा नहीं हुए तो तुम कहाँ पैदा हो गए? तो 5 वर्ष रहे क्या 26 जनवरी 1950 से पहले? तो यानी अनुच्छेद 5 किसकी बात कर रहा है? पूर्वजों की बात कर रहा है। ये आपकी नागरिकता के संबंध में बात नहीं कर रहा है। समझो, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान प्रारंभ की तारीख से 26 जनवरी 1950 से भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका अधिवास, अधिवास का मतलब इस, एक होता है निवास और एक होता है अधिवास। ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। कहां के अधिवासी हो तुम? संभल। ये क्या है? तुम्हारा डोमिसाइल है, परमानेंट एड्रेस है। कल को तुम्हारी जॉब लग जाए, कहां चले जाओ? दिल्ली चले जाओ। तो क्या तुम वहां के अधिवासी हुए कि निवासी हुए? तो अधिवास का मतलब क्या है? परमानेंट एड्रेस। कहां पर? भारत के कौन से भारत के राज्य क्षेत्र में? कौन सा भारत का राज्य क्षेत्र? वैसा भारत जिसकी परिभाषा 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई। यानी 1935 में क्या पाकिस्तान अलग था? क्या बांग्लादेश अलग था? तो इस भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब क्या लगाओगे? ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान भी है। समझ में आया बात? उस पूरे राज्य क्षेत्र में आपका जन्म हुआ हो तो आप क्या माने जाएंगे? 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक माने जाएंगे। आपका जन्म नहीं हुआ तो आपके माता या पिता में से किसी एक का जन्म हुआ भारत में। कौन से भारत में? 1935 शासन अधिनियम के में परिभाषित भारत में। ये और तो आप कम से कम कितने वर्ष रह रहे हो? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष रहोगे कब? इस समय जब पैदा हुए होगे। जब पैदा ही नहीं हुए तो कैसे तुम्हारी बात हो रही है? यानी किसकी बात हो रही है? पूर्वजों की। बात समझ आई? आर्टिकल 5 किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 5 नागरिकता की बात कर रहा है, लेकिन किस समय? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्मे हैं उनकी नागरिकता कैसे वो होगी डिसाइड? चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, आर्टिकल 5, 6, 7 कहीं भी नहीं लिखा है कि आज जो भारत में नागरिकता का प्रावधान क्या है। तो आज का निर्धारण कैसे करोगे? मान लो 10 साल बाद कोई बच्चा पैदा हो रहा है, 10 साल पहले कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसको भारत की नागरिकता कैसे दी गई? जी नहीं। समय समय पर अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए संसद नागरिकता संबंधी प्रावधानों को बनाने की शक्ति रखती है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन, इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद। समय समय पर नागरिकता अधिनियम बने हैं। 1950 में 55 में पहला बना था। तो ये बात की बात है। अभी समझ में आया 5?
क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को संविधान प्रारंभ की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका अधिवास उस भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। किस भारत के राज्य क्षेत्र में? 1935 वाले। और उसका जन्म भारत में हुआ। यदि उसका जन्म नहीं हुआ तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ और वह कम से कम पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो। पिछले 5 वर्षों मतलब कब तक? 26 जनवरी 1950 से पहले। बात समझ आ गई? चलो अनुच्छेद 6 में आ जाओ। क्या कह रहा है? पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले, यानी 1950 की स्थिति क्या है? 1947 से 50 की स्थिति क्या है? 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, यानी पूरी भारत की जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी? त्राहिमाम कर रही थी। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इसी आवागमन में हमने अनुच्छेद 6 को किसको दिया है? ऐसे व्यक्तियों को जो पाकिस्तान से कहाँ आए? भारत। ये कौन सा क्षेत्र? यहां से आने वालों को कहां? भारत। समझ लो, यहां से आने वालों को कहां पर? भारत। अब इनको नागरिकता देना भारत का कर्तव्य है। तो जब सबको नागरिकता दे दोगे क्या? तो कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें देखो क्या है। क्या लिखा? पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संविधान प्रारंभ की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो पहले तो देखो आएगा कौन? कौन आएगा? पहले देखो आएगा कौन, और दूसरा कब आ रहा है। क्या आज आने वाले पाकिस्तान से व्यक्ति को भारत के नागरिक बना दोगे? कब की? संविधान प्रारंभ की तारीख से। कब? देखो पहले शर्त क्या है? यदि उसका जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ हो। पहली शर्त क्या है? पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा संविधान प्रारंभ की तारीख से। लेकिन किनको? यदि उसका जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में। तो 1935 में परिभाषित भारत में कौन? पूरा भारत, पाकिस्तान भी और पूर्वी पाकिस्तान भी। अगर मान लो नहीं हुआ तो क्या उसको भारत की नागरिकता नहीं दोगे? सोचो, अगर ये नहीं पैदा हुआ तो कौन पैदा हो सकता है? या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वो भी नहीं जन्मे तब। या उसके दादा दादी में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वो भी नहीं तो। या नाना नानी। या उसके नाना नानी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। तो अनुच्छेद 6 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है? बता रहा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो भारत पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। उसकी शर्त क्या है? या तो उसका जन्म हुआ भारत शासन अधिनियम के परिभाषित भारत में, अगर उसका नहीं हुआ तो उसके माता पिता में से किसी का हुआ, उनका भी नहीं हुआ तो उनके दादा दादी का हुआ, या उनके नाना नानी का हुआ। ऐसे लोग यदि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो उनको 26 जनवरी 1950 से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, लेकिन कब आएंगे? कब आएंगे? कोई डेट लाइन होगी? ये सब कब आएंगे? डेट क्या है वो? दूसरी शर्त कब आएंगे, यानी अनुच्छेद 6 का क्लॉज 2 कब आने की बात कर रहा है, वक्त की बात कर रहा है। यदि ऐसा व्यक्ति, कौन जो पाकिस्तान से भारत, ऐसा व्यक्ति यदि 19 जुलाई 1948 से पहले
भारत आ गया हो। अनुच्छेद 6 फिर से समझो, अनुच्छेद 6 किसकी बात कर रहा है? पाकिस्तान से ऐसे व्यक्ति जो भारत आकर रहना चाहते हैं उनकी नागरिकता के संबंध में बोल रहा है। तो कह रहा है कि पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के में परिभाषित भारत में हुआ हो, उसका नहीं हुआ तो उसके माता पिता का हुआ, उनका भी नहीं हुआ तो उनके दादा दादी या नाना नानी से हुआ हो। ठीक, तो पहली शर्त क्या बताई? जन्म की बात की कि कौन आएगा, कब आएगा। ये कब आने की बात कब कौन कर रहा है? अनुच्छेद 6 का क्लॉज 2। यदि ऐसा व्यक्ति कब, यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाएगा तो उसको भारत का नागरिक, मान लिया जाएगा। नहीं आ पाया तब? ये भी तो हो सकता है, मान लो 19 जुलाई को नहीं आ पाया, 20 जुलाई को भारत आ पाया तब? नहीं हो सकता कि भगा दोगे? मान लो 25 जुलाई को आया भारत तब भगा दोगे? यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे 26 जनवरी 1950 तक कम से कम कितना, 6 माह भारत में निवास करना होगा। जैसे 6 माह पूरे हो जाएंगे उसको 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यह अनुच्छेद 6 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है। समझ में आई बात? पक्का? आगे चले, आओ। तो 6 किसकी बात कर रहा है? पाकिस्तान से भारत आने वाली। तो कुछ भारत से पाकिस्तान में जाएंगे, उनके लिए क्या होगा समझो। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। आगे बताते क्या क्या कह रहा है ये? इस आवन जावन की प्रक्रिया में कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उनको नागरिकता देनी है, लेकिन कुछ हो सकता है भारतीय पाकिस्तान भी जाए। तो यदि 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी भारतीय नागरिक कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, डेट याद रखना, 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। मान लो चला गया लेकिन उसका घर तो यहीं पे है, उसने अपनी जवानी बुढ़ापा सब यहीं बिताया ना, याद आ सकती है, रो सकता है, उसको घर के पेड़ आंगन सब याद आएगा, उसका वापस आने का मन किया गया तो क्या भारत उसको एक्सेप्ट करेगा? करेगा। लेकिन लेकिन यदि वह कौन, कहां, भारत, यदि वह वापस आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाए, और आने के लिए एक परमिट की आवश्यकता भी होगी। आप गए थे अपनी मर्जी से ना, आपको यादों ने सताया, आप वापस आना चाह रहे हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन कब?
19 जुलाई 1948 पहले आ जाओ, और आने से पहले आपको क्या लेना है? परमिट। ये है आर्टिकल 7। समझ में आ गया? अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा संविधान की तारीख से यदि उसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, उसके बाद तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो, नहीं हुआ तो उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ और वह कम से कम 5 वर्ष भारत में रह चुका हो। कम से कम भारत में 5 वर्ष का मतलब कब तक? 26 जनवरी 1950 से पहले। यह अनुच्छेद 5 कह रहा है। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले जो भारत आना चाह रहे हैं, यानी कहां से? पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। नहीं आ पाया तो 26 जनवरी 1950 से कम 6 माह पूर्व वो भारत में निवास कर चुका हो, तब उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले यदि 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारतीय पाकिस्तान जा रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन उसको वापस आना चाह रहा है, याद आ गई, तो वो कब आ सकता है? 19 जुलाई 1948 से पहले आ सकता है, और आने के लिए उसको क्या लेना होगा? परमिट। यह है आर्टिकल 7। समझ में आ गई? पक्का? आगे आओ। आर्टिकल 8। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, तब क्या होगा? समझो। क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत के बाहर मामूली तौर पर रह रहा हो, तो उसके बारे में क्या क्या शर्तें देखो। देखो, यह है हमारा देश इंडिया। कहीं बाहर जाने जाते जाते हो? कहाँ आए? कहाँ जाओगे? ओ माय गॉड, हर आदमी यूएसए। तुम बताओ कहाँ जाओगे? भाई तुम, भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो? अरे मत जाओ यार, चर्म रोग बहुत होता है यहाँ पे। तुम? चलो, चले गए। चले गए। अब समझो, गए क्या? आप हैं क्या? आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब समझे? भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? क्या होता है? तुम भारतीय मूल के व्यक्ति हो? कैसे? जन्म हुआ, ठीक, और माता पिता भी हैं, और दादा दादी भी हैं, और नाना नानी भी हैं। लेकिन सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ? भारत में, लेकिन वो कहीं और चला गया, उसके माता पिता कहीं और शिफ्ट हो गए, तो किसका हो गया? वो रह कहाँ रहा? ब्रिटेन में, तो क्या हो गया? भारतीय मूल का व्यक्ति। यानी वो, उसका मूल क्या है? उसकी जड़ें कहाँ समाहित हैं? भारत में। लेकिन वो निवास कहाँ कर रहा है? ब्रिटेन में। जैसे तुम निकल के कहाँ गए? कहाँ निकले तुम? जैसे ही आप यूएसए निकले, अरे यार बहुत बेकार हो गया ना। कहाँ निकल गए? यूएसए। तो आपने भारत छोड़ दिया,
यानी भारत से क्या कर दिया आपने, माइग्रेट यानी प्रवास कर लिया। और कहाँ जाके बस रह गए, रहने लगे, पढ़ाई करने गए हो या कुछ भी करने गए, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यानी आप क्या कहलाए, एक ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो कहाँ रह रहा है इस समय, तो आप क्या कहलाएंगे, प्रवासी नहीं, तो आप क्या कहलाएंगे, प्रवासी भारतीय। फिर आपकी वहां पे क्या हो गई, सेटिंग वेटिंग, सेटिंग हो गई, आपने यूएसए की लड़की से क्या कर ली, कर ली, और वहीं बस गए, तो आप क्या कहलाए, आप पढ़ने गए, वहां पढ़ाई कर रहे हो, आपने भारत छोड़ा और कहाँ जाके बसे, आप क्या कहलाए, प्रवासी भारतीय। लेकिन वहां पे पढ़ाई के वक्त आपको मोहब्बत हो गई किससे, यूएसए की लड़की से, और शादी कर ली, अब क्या कहलाए, एनआरआई। काफी इंजॉय किया, फिर तुमने अचानक से गाना सुना, कौन सा, फिर तुमने कोई गाना सुना, चिट्ठी आई है, आई है, सुन लिया, तुम्हें किसकी याद आई, भारत की, वापस आ सकते हो, यही बोल रहा है आठ, वापस आ सकते हो, ऐसे नहीं मुंह उठा के चले आओगे, वापस आने का क्या प्रोसेस है, ये कौन बता रहा है, देखो कैसे, आप कहाँ गए, अमेरिका, तो अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हैं ना, इसका मतलब, ताकि आप, अगर संबंध अच्छे नहीं तो तुम भगा नहीं देगा, यानी आप अगर यूएसए जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि भारत और यूएसए के संबंध अच्छे हैं। तो यूएसए की एम्बेसी होगी यहाँ पे, डिप्लोमेटिक काउंसिल, राजनयिक परिषद होगी, वैसे इंडिया की डिप्लोमेटिक काउंसिल कहाँ होगी, यूएसए में। आप कहाँ आना चाहते हैं, यूएसए से बोर होगा, आप कहाँ आना चाहते हैं, तो आप यूएसए की डिप्लोमेटिक काउंसिल में आवेदन देंगे कि मुझे भारत की नागरिकता वापस चाहिए। क्या किया तुमने, डिप्लोमेटिक काउंसिल में आवेदन, क्या क्या किया, आवेदन, और आवेदन करने से पूर्व आपको कम से कम कितने माह रहना पड़ेगा, 6 माह भारत में व्यतीत करना पड़ेगा। ये कब की बात है, ये 1986 से पहले की बात है। अगर 1986 से पहले कोई व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, कहां जाके बस गया, यूएसए में, वो कुछ साल रहने के बाद उसको याद आएगी और वापस आएगा कहाँ, भारत, तो भारत में उसको आने से पूर्व उसको डिप्लोमेटिक काउंसिल में आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन करने से पहले उसको कम से कम 6 माह भारत में व्यतीत करने पड़ेंगे। ये कब की स्थिति, आज कोई पूछे तो, आज कोई पूछे तो आज ये 6 माह बल्कि कितना हो गया। अब किसी भारतीय मूल का व्यक्ति जो यूएसए में निवास कर रहा है, उसको यदि भारत की नागरिकता वापस चाहिए, तो आपको डिप्लोमेटिक काउंसिल में आवेदन करने से पहले कम से कम भारत में कितने वर्ष निवास करने होंगे, 5 वर्ष। ये कौन है, आर्टिकल 8, समझ में आई बात, 5, 6, 7, 8 समझ में आ गया, 9 वाले चले, चलो। नागरिकता अगर आपने ले ली, शादी करोगे तभी नागरिकता होगी, नहीं तो वापस भेजेगा। वीजा मिलता है ना, एक एजुकेशन वीजा है, वो 2 2.5 साल 3 साल के लिए। वीजा के बाद आपको ग्रीन कार्ड लेना है, आपको मन कर गया अच्छा यहाँ पे रहने का, तो आपने शादी कर ली यूएसए की लड़की से, ग्रीन कार्ड मिल गया। ग्रीन कार्ड का मतलब, हाँ, क्या, किसकी, तो कैसे नागरिकता लोगे, कोई आधार तो रखोगे ना, यूएसए में कैसे तुम्हें रहने दिया जाएगा, कुछ भी हो वो पता नहीं है, तो आपने कर लिया, और उसके बाद 4 5 साल 10 साल बाद आपको याद है भारत देश की, वापस आना चाहते हो, तो प्रोसेस याद रखोगे, डिप्लोमेटिक काउंसिल में आवेदन, आवेदन करने से पूर्व 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। लेकिन ये 6 माह की स्थिति कब तक, 1986 के बाद, अब ये आवेदन करने से पूर्व आपको कितने वर्ष भारत में रहना है, 5 वर्ष। समझ में आ गया, 8 आ गया, 9 वाले चले, चलो। हाँ, कुछ नहीं, सीधा है, बस यही कठिन था। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, यदि किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली,
तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक। आर्टिकल 10, नागरिकता का बने रहना, बस। कभी नहीं पूछा गया है और इसको समझाने के लिए कुछ है नहीं। नागरिकता बनी रहेगी अगर आप संविधान का पालन करेंगे, देशद्रोह की बात ही नहीं करोगे, तो नागरिकता से आपको कोई भी वंचन नहीं देगा। ठीक है। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, निष्ठा नहीं दिखा रहे हैं, पागल हो गए, ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो किन किन वजहों से आपकी नागरिकता छोड़ दी जाएगी, ये इसका उल्लेख कहाँ है? 10 में। 11 में आ जाओ। आर्टिकल 11 कह रहा है, नागरिकता के संबंध में नियमन करने की शक्ति, कौमा, नागरिकता को अर्जन करने की, नागरिकता को अर्जन तथा त्यागने के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको मिली है? किसको? संसद में नहीं था, बस। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? किसी भारतीय नागरिक ने यदि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो स्वेच्छा से उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। 10वां क्या कह रहा है? नागरिकता का बने रहना। 11वां क्या कह रहा है? नागरिकता के संबंध में सभी प्रावधानों में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और नागरिकता को सही करने के लिए, नियमित करने के लिए संसद ने समय समय पर कानून बनाए। जैसे पहला, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता के संबंध में संसद द्वारा बनाया गया पहला कानून कौन सा? नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बाद इसी अधिनियम में संशोधन हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। इसी में फिर एक बार संशोधन हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1993। फिर इसी अधिनियम में एक संशोधन और हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2002। फिर इसी नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन और हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। और फिर इसी नागरिकता अधिनियम में एक बार और संशोधन हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और यही बड़ा विवादित रहा। इसी में आप एनआरसी देखेंगे, इसी में आप देखेंगे क्या? CAA कानून। तो ये क्लास कल। ठीक। आज हमने अनुच्छेद 5 से 11 का अध्ययन कर लिया। कल संसद के पास क्या क्या शक्ति है, संसद ने कैसे कैसे कानून बनाए, इसका अध्ययन कब किया जाएगा? तो चलो कल मिलते हैं। बाय।